दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, G7 की समिट कनाडा के अंदर हो रही है और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कनाडा गए हैं G7 की समिट में हिस्सा लेने के लिए। हालांकि G7 के स्थायी सदस्य भारत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पिछले 6 साल से लगातार उन प्रमुख राष्ट्रों को समिट में बुलाया जाता है जिनकी बड़ी भूमिका दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं बड़े देश महसूस करते हैं। और चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पे हो या सामरिक दृष्टिकोण से और तमाम दूसरे जो अन्य कारण होते हैं किसी देश के लिए महत्वपूर्ण, उसमें भारत की गिनती होती है। और इस बार जिस तरह भारत पाकिस्तान में जो तनाव हुआ था, संघर्ष संघर्ष हुआ था, उसके पश्चात जिस तरह से दुनिया में स्थिति बदली और भारत की कूटनीति को लेकर तमाम सवाल सामने उठे, प्रश्न उठे कि भारत की कूटनीतिक तौर पर भारत ने क्या सफलता प्राप्त करी या क्या असफलता प्राप्त करी। और जिस तरह से देशों की जो प्रतिक्रिया, विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया सामने आई, उसने कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भारत की विदेश नीति को लेकर उठा दिए। और उसके बाद कनाडा में G7 समिट का होना और उसमें जिस तरह से भारत को देरी से उन्होंने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया समिट में आने के लिए, उसने भी बहुत सारे प्रश्न लगातार सामने रखे हुए हैं। तो आखिरकार G7 समिट का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है भारत के दृष्टिकोण से या वैश्विक दृष्टिकोण से, और जिसके साथ ही ईरान और इजरायल के बीच जो युद्ध इस समय चल रहा है, उसके संदर्भ में भी G7 समिट का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो आखिरकार पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कूटनीति के लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आज सभी के मन में कहीं न कहीं उठे हुए हैं और उन प्रश्नों के जवाब हर कोई चाहता है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय और सामरिक मामलों के बहुत ही वरिष्ठ जानकार आज चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ लखनऊ से मुकुल त्रिपाठी जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। मुकुल जी, क्या लगता है आपको G7 समिट कनाडा में हो रही है, भारतीय प्रधानमंत्री भी उसमें भाग लेने के लिए कनाडा के साथ दो देशों की यात्रा पर है वे। तो ऐसे में जब भारतीय कूटनीति या विदेश नीति को लेकर भारत के अंदर भी तमाम प्रश्न चाहे विपक्षी दल उठा रहे हैं या विदेशी मामलों के जानकार उठा रहे हैं, ऐसे में G7 समिट का कितना महत्वपूर्ण विषय भारत के दृष्टिकोण से है? क्या लगता है भारत के प्रधानमंत्री की वहां पर उपस्थिति क्या उन सब सवालों के जवाब ढूंढने में सफल होगी जो सवाल लगातार उठ रहे हैं? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, पहले तो सभी दर्शकों और आपको मेरा नमस्कार। G7 समिट में भारत सदस्य नहीं था। इनको एक गेस्ट की तरह बुलाया जाता है और जो सारे देश हैं, चाइना को छोड़ दीजिए, बड़ी अर्थव्यवस्था जो फ्रेंडली और जिनके यहाँ व्यापार में भी काफी, जिसे कहते हैं, एक लोकतंत्र है कि मतलब सबकी सुनी जाती है, ये इस टाइप के देश हैं। जो अब कनाडा में हो रहा है और जिस तरह से बुलाया गया, इस बुलावे पर ही एक प्रश्न लग रहा है, क्योंकि जो एक स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारी मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो इस चीज को बिल्कुल छुपा रही है कि कनाडा ने एक क्लॉज लगाया है। वो क्लॉज लगाया है कानूनी दृष्टि से, जो प्रत्यर्पण होते हैं, लीगल बेसिकली जो है, लेजिस्लेटिव जो भी लीगल हम लोग का, एक जो आपको याद होगा निज्जर का मामला आया था जिसमें भारत के कुछ स्पाइस के हत्या का और जो उसका एक उसमें आईबी का या किसी रॉ का कोई आदमी था, उसका नाम आया था, जिसने बाद में दिल्ली में जमानत ली। ऐसे जो मामले थे जिसको लेकर कनाडा से लेकर अमेरिका तक में विवाद हुए, इन सब को लेके उसने सीधे से कहा है लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर अगर बात होगी तभी आपसे बात होगी। तो जाहिर बात है कि इस चीज को छुपाया जा रहा है, और जबकि यहाँ से जब जाएंगे तो जाहिर बात है भारत अपना पक्ष रखेगा, जिसमें भारत के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे थे। उसको लेकर बड़ी फजीहत भी हुई थी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, इनफैक्ट यहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, डोभाल साहब के खिलाफ भी वहां पे एफआईआर में उनका जो है कानून नाम है। तो ये चीजें आपस में जो मतलब उनके नाम है, जिस तरह से वहां पे अमेरिका में हुआ, जिस तरह से निज्जर का हुआ, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है भारत को। और भारत चाहता है कि इस चीजों के ऊपर हम जवाब दें, लेकिन चूंकि वो जो सबूत दिए गए हैं और जो सबूत भारत मांग रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपस में कुछ जिसे कहते हैं मिलान नहीं हो पा रहा, या वो दे नहीं पा रहे, या देना नहीं चाहते, या अपने यहाँ ही सुनवाई चाहते हैं, भारत के साथ शेयर नहीं करना चाहते। ये एक विवाद का विषय है। तो इसको लेकर भारत को पहले ही समझाया गया और तब इनको ये न्योता दिया गया है। आप बताइए कि आपको अगर किसी न्योते में बुलाए और कहे कि आप पहले कार लेके आइए तभी आपको न्योते में बुलाया जाएगा, तो आप कहीं जाएंगे? तो ये नहीं होगा ना। तो ऐसे किसी को न्योता बुलाया जाता है तो
अगर आप किसी को इस तरह की समिट पे बुलाते हैं तो बिना किसी शर्त पे बुलाते हैं। आप किसी को अपने आप कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें बुला रहे, क्योंकि ये कनाडा इसको हेड कर रहा है, तो कनाडा के ऊपर डिपेंड था कि इन्होंने पिछले साल अक्टूबर तक में, नवंबर में भी देशों को सूचित कर दिया था, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को सूचना देने में इतना लेट क्यों हुआ? मोदी जी अगर चाहते तो मना कर सकते थे कि हम नहीं जाएंगे, भाई सम्मान के हमारे खिलाफ है, निज्जर हो चाहे कोई भी आरोप हो। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो जाने की जरूरत क्या थी? अब वहां क्या बात कर लेंगे? ट्रंप से बात करेंगे? ट्रंप आज की डेट में हत्थे से उखड़ चुके हैं, उससे बड़ा पागल पूरी दुनिया में कोई है नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। वो कब क्या डिसीजन लेता है, कब किसकी मतलब जिसे कहे किसी राष्ट्राध्यक्ष, क्या वो अपने आप को समझता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, बाकी सब टीचर और स्टूडेंट हैं? देशों में भी कुछ देश ऐसे जिनको टीचर समझता है, थोड़ा किसी को वाइस प्रिंसिपल समझता है, किसी को मैथ्स का और थोड़ा सा जानकार टीचर समझता है, अदरवाइज बाकी सबको ऐसी समझता है कि जब चाहे तब जिसको हुड़की दे दे। ऐसे में भारत की क्या स्थिति? उस दिन पहले अमित शाह जी ने कहा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा कि अब आप देश से बाहर जाते हैं तो विदेशों में लोग पूछते हैं कि ये क्या आप मोदी के भारत से आए? तो ये ऐसा होता कहीं नहीं है। जमीन जमीन पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। आप अमेरिका जाइए, रशिया जाइए, चाइना जाइए, हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। उसको ये नहीं पता चलता। सबसे पहले कहा जाता है आई एम इंडियन। इंडियन शब्द ही अपने आप में भारतीय हूँ, तो भारतीय कहने में कोई दिक्कत नहीं रहती। और ये गांधी का देश है, जाहिर बात है गांधी को सब लोग जानते हैं। मोदी का तो नाम भी बहुत सारे अमेरिकन है, आपके ब्रिटिशर्स हैं, जानते भी नहीं। एज ए प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन मोदी का भारत कहना तो बहुत बड़ी बात होगी, वो तो मतलब ही नहीं है कोई। और लेकिन इसको बाकायदा नैरेटिव फैलाया जाता है कि ऐसा हो रहा है। और तो अब विदेश में जाके अभी आप जितने कंट्रीज से मिलेंगे उसमें बड़े बड़े जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, चीन को छोड़ के, बाकी सब उसमें 7 लोग रहेंगे। 7 लोग जब रहेंगे तो जाहिर बात है 8वें आप उसमें क्या कर लेंगे? आप गेस्ट हैं, आपकी बात सुनी जाए नहीं सुनी जाए क्या करेंगे आप साइप्रस जाते हैं, साइप्रस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है वहां से आपको, चूंकि अगले साल साइप्रस इसकी अध्यक्षता करेगा, तो जाहिर बात है कि साइप्रस की वैल्यू बढ़ेगी। और जब यूएन में आ रहा है कि किसमें वो हेड करेगा उसको, क्योंकि हर 1 साल बाद 2 साल बाद वो चेंज होता रहता है, तो उसके बाद भारत को उसकी जरूरत पड़ेगी। साइप्रस, चूंकि तुर्की और साइप्रस का 36 का आंकड़ा है, तो इस तरह इस वजह से यहाँ पे मोदी जी गए हैं। लेकिन जाहिर बात है कि जब अभी तक 151 दौरों में कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? सवाल सबसे बड़ा यही है कि आप वहां के, आप सम्मान ले लीजिए, सर्वोपरि सम्मान ले लीजिए, सर्वोच्च सम्मान ले लीजिए, सब ले लीजिए। आपके सम्मान की अगर मान लीजिए कमरे में खूंटी पे टांग भी दी जाए, जब देश को उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो देश पूछ रहा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि सवालों के जो जवाब हैं, वह मिल नहीं रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार जो हमारी कूटनीति सफलता होनी चाहिए थी, उस पे वह क्यों नहीं हो पा रही उतनी? क्योंकि जिस तरह से देश में, दुनिया के अंदर लगातार ये कहा गया कि भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, दुनिया सुनती है भारत की बात को, और इसमें कनाडा का जिस तरह से रोल है, पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें, बड़े उसमें एक तनावपूर्ण संबंध कनाडा के साथ हमारे रहे हैं। और वह चाहे उनके वहाँ पे जो प्रमुख रहे हों राष्ट्र के, जिस तरह से खालिस्तान एक के फेवर में उनकी कहीं न कहीं जो भूमिका कनाडा की उनके विचार हैं वो भी सामने आए। तो इसलिए वो तनावपूर्ण संबंध बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और भारत का जिस तरह से कनाडा को लेकर जो स्टैंड रहा है, तो ये वर्तमान समय में कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी स्थितियाँ बदली हुई हैं, बहुत देशों के अंदर एक तनाव विभिन्न देशों के अंदर बना हुआ है। और ऐसे में भारत की जो भूमिका वर्तमान दौर के अंदर है, पाकिस्तान से सैन्य संघर्ष के पश्चात, इसको किस तरह से आप देख पाते हैं कि कनाडा की G7 की समिट क्या भारत के रोल के लिए बड़ी कितनी महत्वपूर्ण आप देख पाते हैं इस पूरे विषय को? देखिए, सारा मामला सिर्फ व्यापार से जुड़ा है। उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी को भी ले आके आता है, पर्यावरण। अदरवाइज वहां पे ऐसी कोई बात नहीं होती, सारे लोग अपने स्वार्थ से आते हैं। आप वहां पे बैठते हैं, आपस में व्यापार की बात करते हैं, चूंकि आप सदस्य नहीं है, आप एक गेस्ट के रूप से है। लेट में जो न्योता गया उसके बाद कितनी तैयारी भारत सरकार ने की है। किन किन देशों में, साइप्रस में जाके चलिए, आपने तीर गाड़ दिया कि आप तुर्की के जो तुर्की का जो सबसे बड़ा विरोधी है उसके आप घर में पहुंच गए। टोटल 13 लाख का आबादी है साइप्रस की। आपको जान के हैरानी होगी, 13 लाख की आबादी है मात्र।
13 लाख तो हमारे 2 मोहल्लों को मिला लीजिए तो 13 लाख हो जाता है। गोमती नगर, अलीगंज और इंदिरा नगर को मिला लीजिए शायद वो 20 लाख के आसपास हो जाएगा, 15-18 लाख हो जाएगा। तो ये जो है बहुत छोटा सा देश है, ठीक है। कुछ एटॉमिक और परमाणु संयंत्र हैं, कुछ उनके अपने अलग अलग, उनके पास जो संसाधन है उससे आयात निर्यात दोनों होता है। निर्यात का कोई जो है क्या कहते हैं सूची नहीं है। छोटा मोटा करते होंगे 10-5 हजार करोड़ का तो बात अलग है। अदरवाइज जो आयात है, आयात तकरीबन तकरीबन $1 मिलियन 101 लाख मिलियन डॉलर या $1 मिलियन के आसपास है। $100 मिलियन के इसके ऊपर ही है। तो कुल मिला के जो आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े में साइप्रस एक छोटा सा कंट्री है, क्योंकि वो अगले साल बनेगा अध्यक्ष, उसका वो पूरा कमान संभालेगा, इसलिए भारत के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा हमारे विश्व गुरु वहां कितना डंका बजाएंगे इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक जितनी जगह उन्होंने डंका बजा के आए वो सारे डंके फटे हुए निकले, उनकी आवाज भी नहीं आई। वो आप चाहे पाकिस्तान का हालिया मामला लीजिए, सेना का शौर्य तो बहुत था कि सेना तो पीओके पे कब्जा कर लेती, लेकिन जो राजनीति इच्छा शक्ति होती है उसमें कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचना, ये जनता को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन उसी को जिसे कहते हैं एक बार जो गलती कर दी उसको फिर दोहराना नहीं चाहती है सरकार, इसीलिए सीज फायर को पॉज बताती है, इसीलिए कहती है कि ऑपरेशन चलते रहेंगे। आतंकवादी चार कहाँ गए कोई मतलब नहीं है, कोई देश सामने नहीं है। आप इतने कंट्री में टहले, रशिया से लेके सारे हम लोग 75 बार बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। एक भी कंट्री ने साथ नहीं दिया, तो आपकी ये जो विदेश नीति है इस पे क्या करें। भारत तो कभी ऐसा रहा ही नहीं। आप पिछले 25 साल से देख लीजिए, 50 साल से देख लीजिए, जब से आजाद हुआ देश, भारत की छवि एक गंभीर देश की थी। आज वो मजाक बन गया है। अब पाकिस्तान भी भारत का मजाक उड़ाता है, पाकिस्तान भारत की मीडिया का मजाक उड़ाता है, भारत के राजनेताओं का मजाक उड़ाता है, उनके स्टेटमेंट्स का मजाक उड़ाता है। ऐसी ऐसी बातें होने लगी हैं कि जो शायद हम आप बोल भी ना पाए, इस तरह की बातें की जाती हैं। मुसलमानों को लेके अलग जहर घोला जा रहा है। तो क्या हो रहा है फिर? तो सीधी सी बात है, ये चीजें ऐसा तो छुपती तो है नहीं आज की डेट में। पूरा खुला इंटरनेट है, यहाँ से आप एक ट्वीट करिए, आप सीधे अमेरिका से बात कर लेंगे। तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत अपनी छवि को किस स्तर तक सुधारेगा वहां पे, और मोदी जी अब नया करने क्या जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अब करेंगे क्या, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ये सवाल तो यही है कि भी किस नीति के तहत वहाँ पे क्या उसको अमल में लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका जिस तरह से रही है इस समय वर्तमान दौर के अंदर, और भारत को लेकर तमाम बातें वह ऐसी कहती रही हैं, जिसने भारत को बड़ी ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है। वह लगातार भारत पाकिस्तान के युद्ध के सीज फायर का श्रेय लेना चाहते हैं, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भारत की चुप्पी ये बड़े सवाल पैदा कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का जब सामना डोनाल्ड ट्रंप से समिट के अंदर होगा, तो क्या लगता है क्या इस विषय पर चर्चा होगी उनकी? सवाल पर होती है कि भाई आप बार बार जो क्रेडिट लेने का जो दावा कर रहे हैं, सीज फायर का दावा कर रहे हैं, आप ये गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? कुछ इस पे बातचीत हो पाएगी क्या प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में? क्या लगता है आपको? प्रशांत जी देखिए, बातचीत तो अपनी जगह है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से भारतीयों को जलील किया गया है, जंजीरों में जकड़ के भेजा गया है। अभी हाल ही की घटना, एक बच्चे को जमीन पे पटक के पुलिस वालों ने किस तरह उसको हथकड़ी लगाई, वो चीख रहा था कि आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हूं। उसके बावजूद उसकी वो दुर्गति की है, उसको डिपोर्ट किया गया है। डिपोर्ट करने का अपना एक तरीका होता है। ही वॉज नॉट ए टेररिस्ट, वो कोई आतंकवादी नहीं था, वो कोई क्रिमिनल नहीं था। उसने कोई, अगर मान लीजिए कोई वीजा नियमों का उल्लंघन किया हो या अलग बात हो जिस वजह से उसको डिपोर्ट किया जाता है, उसका एक तरीका होता है ससम्मान तरीके से। दूसरा, उस देश की आप क्या छवि बताते हैं जब पूरे विश्व में ऐसी बात जाती है। छोटे छोटे कंट्री अपने देश अपने प्लेन भेज के अपने नागरिकों को निकाल लेते हैं, और आपके पास इतना, आपने अपना 8,000 करोड़ का प्लेन खरीद रखा है, उसके उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं बोलते। जब भारत की धरती पे एयरफोर्स 1 उतरता है और उसके बाद उसमें से जो है आपका बाकायदा उनके जो आर्मी के बड़े जहाज हैं उनमें से आप भारतीय उतर रहे हैं हथकड़ियों में बंधे हुए, इससे भारत की छवि क्या इन्होंने ठीक करी है? ये सवाल कई ऐसे हैं। और विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे ट्रंप को अपना दोस्त बताने वाले मोदी जी जब 2023 में गए थे इलेक्शन, लोकसभा भारत में इलेक्शन वो होने वाले थे, उससे पहले अमेरिका में इलेक्शन हुए थे। तो अमेरिका में इलेक्शन से पहले याद होगा कि
बिडेन से मिलने गए थे, बिडेन से तो मिले ये 3 दिन, लेकिन 3 दिन उससे करीब 1 हफ्ते पहले इनके जाने से ट्रम्प ने खुद ट्वीट कर दिया था कि माय फ्रेंड मोदी इज कमिंग, हम लोग मिलेंगे, हम लोग साथ में एक टेबल पे बैठेंगे। तब तो आपने ना तो ट्रम्प का कोई हेलो ट्रम्प, हाउडी ट्रम्प और फलाना ठिकाना जो भी हाउडी मोदी और वो सब जो किया था, और ट्रम्प का जो एक इलेक्शन कैंपेन आपने संभाला था आपकी बार ट्रम्प सरकार, आपका आपने क्या किया इस इलेक्शन में? तो उनको उसका आपका सहारा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन जीते क्योंकि बिडेन के खिलाफ काफी आक्रोश था। और इतना करने के बाद ट्रम्प तो उस टाइप का आदमी है जो अपने दोस्ती और दुश्मनी को समझता है, क्योंकि अमेरिका के साथ प्रशांत जी बता दें, अमेरिका से दुश्मनी बेहतर है, दोस्ती बड़ी खतरनाक। ये अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता, कभी दुश्मनों को तो एक बार छोड़ सकता है, लेकिन दोस्तों को तो इसने ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उसके लिए आपको एक पूरा कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो वो उसके एक एक उदाहरणों में अगर आप जाएंगे तो लंबा समय बीत जाएगा। तो ट्रम्प और अमेरिका दोनों का कैरेक्टर एक ही है, वहां सत्ता किसी की भी रहे। रीगन से लेके आप आज तक अगर आप देख लेंगे तो वो लोग कभी भी विश्वास के काबिल नहीं रहे। जो विश्वास रशिया ने हमको दिया, जो विश्वास हमको फ्रांस ने दिया, जर्मनी ने दिया, जैसे भी दिया, जो भी संबंध रहे, आज भी अफगानिस्तान के लोग जितना भी वहां पे आतंकवादी रहे, आज शासन कर रहे हैं वही लोग, तब भी भारत की छवि बिल्कुल अलग है। आप अगर नॉर्मल एज ए पर्सन आप जाइए और वहां पे किसी अफगानी से कह दीजिए कि हाँ मैं भारतीय हूं, तो आपको सम्मान देंगे, हो सकता है फ्री में खाना खिला के आपको भेजें। लेकिन अमेरिकन ऐसे नहीं होते, अमेरिकन सिर्फ अपने मतलब के लिए होते हैं। और जैसे बीजेपी के भी मैं लिए कहूंगा कि समझ लीजिए इन्हीं का एक कैडर बड़ा पार्टी है ट्रम्प की, और ट्रम्प का वही कैरेक्टर भी है जो मोदी जी का है। जब जिसकी जरूरत पड़ती है उसको लेता है, और जब जिसकी जरूरत नहीं पड़ती उसको ढाक फेंक देता है। आज पाकिस्तान को उसकी जरूरत है, तो पाकिस्तान को चूंकि वही है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली करने के लिए बैठा दिया है, तो आपने उसको आतंकवादी जो निरोधक समिति है उसका आपने उसको उपाध्यक्ष बना दिया। अब आओ तुम देखो, जबकि पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन तक का पूरा उसने सफाया किया। आज भी दुनिया जान रही है कि किस तरह से उसामा बिन लादेन का जो नेटवर्क था वो कितने हिस्सों में बटा। भारत बाकायदा 7 ऐसे आतंकवादी संगठनों का नाम दे चुका है यूएन को। उसके बावजूद ये सब हो जाना, उनकी युद्ध के टाइम पे आपका आईएमएफ लोन दे देता है, ये सब क्या बिना ट्रम्प के बताओ से होता है? 26-27% का उसमें योगदान ट्रम्प का होता है, अमेरिका का। तो प्रशांत जी चीजें बहुत चीजें हैं, और एक एक चीज को इतना डीपली मतलब जिसे कहिए कि हम लोग डिस्कस करें तो इसमें घंटों लग जाएंगे। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी एक वो है कि आपने सीज फायर करने के बाद किसी का निगाह नहीं जाता, जब आप दुश्मन को मौका देते हैं तो दुश्मन और मजबूत होकर आता है। ये इतिहास गवाह है। इस बात को आप मानेंगे कि अगर आपने दुश्मन को मौका दिया, आपने दुश्मन को बता दिया कि हम किस मैक्सिमम स्तर तक आपको मार कर सकते हैं, और आपने मार करके दिखाया। अब मैक्सिमम के ऊपर आप सुपर मैक्सिमम में क्या जाएंगे? आपके पास ऐसा क्या है जो दिखाएंगे? लेकिन इस बीच में पाकिस्तान को अपनी चीजें पता चल गई कि हम कहाँ कहाँ कमजोर हैं, और उधर अमेरिका उसका साथ, तो चाइना उसका साथ दे रहा है। चाइना बाकायदा उसके पीछे लॉजिस्टिक चाइना तय कर रहा है, आगे नाम पाकिस्तान का है। जब आप चारों तरफ से आज अगर दुश्मनों से ही घिरे हुए हैं, तो आपको विश्व स्तर पे जाके तो कुछ तो बनानी चाहिए अपनी छवि, लेकिन वो भी छवि नहीं बन रही है। तो मोदी जी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि वो एक्चुअली आंख बंद करके पूरी दुनिया को देख रहे हैं, और वो सोचते हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसी पूरी दुनिया चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारे देशों की अपनी अहम है, सारे देशों का अपना वो है। और भारत की छवि भारतीयों से है, वो किसी एक आदमी से नहीं है। आप गांधी का नाम लीजिए और उसके बाद वहां मर्डर कर दीजिए, तो लोग ये थोड़ी ना कहेंगे आप गांधी के देश से, तो आप बड़े शरीफ आदमी है। और मोदी का नाम, मोदी है कितना, अभी मुश्किल से जुम्मा जुम्मा 11 साल से इस आदमी ने पूरी जिंदगी अपनी भारत को दे दी। वो गांधी, कोई दूसरा गांधी नहीं बन सकता। मोदी गांधी बनना चाहते हैं लेकिन गांधी बन नहीं पाएंगे, ये कन्फर्म है। और भारत की छवि को अब ये G7 में जाके सुधार देंगे, ये भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से न्योता दिया गया है, वो न्योता में कायदे से अगर इज्जतदार कोई आदमी होता तो हम जाते ही ना, वो ज्यादा बेहतर रहता कि हमको नहीं आना। जी।
अच्छा, जो वैश्विक स्तर पर चुनौतियां लगातार सामने आ रही हैं, वैश्विक स्तर पे मतलब चुनौतियां कम होने की लगातार बढ़ रही है, इजाफा लगातार हो रहा है। और जैसे डोनाल्ड ट्रंप की आपने काफी विस्तार से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है किस तरह की है। अच्छा, ये जानबूझकर क्या भारत को प्रधानमंत्री मोदी को विशेषकर अपमानित करने की उनकी जो पूरी इस समय योजना ऐसा चल रही है, ऐसा योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं इंसल्ट करने को लगातार है। अब जिस तरह से पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को मुनीर को उन्होंने अपने आर्मी डे पर बुला लिया वहां चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका में, बड़े बड़ी बड़ी बात है कि पाकिस्तान जैसे आतंक को पोषित करने वाले देश के सेना अध्यक्ष को आप चीफ गेस्ट के तौर पर अमेरिका में आर्मी डे पर बुला रहे हैं। और साथ ही यूएनओ की भी आतंक विरोधी कमेटी जो उसको भी उपाध्यक्ष बना दिया। तो ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो शैली है उसको प्रधानमंत्री का वहां काउंटर करेंगे, क्या बोल सकते हैं कि आप मतलब अगर नहीं बोले तो इसके क्या परिणाम है, और अगर बोले तो उसके क्या परिणाम सामने आएंगे, क्या लगता है आपको पूरे विषय को अगर देखें? देखिए, जो आदमी आज तक चीन का चा ना बोल पाया हो, पाकिस्तान का पा ना बोल पाया हो, अमेरिका का आ ना बोल पाया हो, ट्रम्प का टा ना बोल पाया हो, आपको लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा? गलवान में हुआ, चाइना में 2 बार हुआ, बॉर्डर पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे 2 बार भयंकर झड़पें हुई और उसमें चीनी और भारतीय दोनों सैनिक शहीद हुए और अधिकारी शहीद हुए। पाकिस्तान पे अक्सर होता है। अमेरिका ने सीधे सीधे सीज फायर का ऐलान कर दिया ट्रंप ने, और उसके बावजूद भी आप अगर इस तरह की क्या कहते हैं भाषा, आप शांत माहौल में एकदम बैठे हुए हैं, आपको कोई असर ही नहीं है, तो बताइए क्या किया जाएगा? तो आपको लगता है कि कभी बोल पाएंगे या इस तरह से अपना जो बोल पाएंगे? क्योंकि वहां पे इनसे ऊपर सारे लोग हैं, और अभी तक जो साथ में नहीं आया उसको बोल के क्या कर लेंगे? जब आपके सांसद आ गए, उसका नतीजा कोई बता दे कि सांसद गए थे तो वहां भारत की छवि में कितना % का सुधार हुआ, हमको ये बता दे खाली। आप पूरा सोशल मीडिया उठा ले जाइए, आप सब कुछ देखिए, सारे एनालिसिस देखिए, कोई फायदा नहीं हुआ। इंडियन डायस्पोरा में जाके अगर आप बोल रहे हैं, राजदूतों से मिल रहे हैं, विदेश मंत्री के नीचे स्तर के अधिकारियों से आप मिल रहे, तो फायदा क्या उसका? वह गलत हुआ तो हर आदमी बोलेगा कि अगर किसी की आतंकवादी घटना होती इतना तो हमारे अभी तो पाकिस्तान में जो भी हम लोग का प्लेन गिरा अहमदाबाद में, उसमें तो पाकिस्तान ने बोल दिया, बड़ा दुख हुआ। तो इससे तो कष्टित वो भी है, लेकिन आपके साथ कौन खड़ा है? क्योंकि भारत की कभी छवि ऐसी रही नहीं है कि 2 देशों की जंग में कभी एक पक्ष के साथ खड़ा रहे। भारत ने आज तक ऐसा नहीं किया, और वही भारत भोग रहा है। अमेरिका हो, रशिया हो, सीधे सीधे एक के साथ खड़ा हो जाता है और दूसरे को नेस्ताबूद नाबूद करने में, मतलब दोस्त का दोस्त है, दुश्मन के दुश्मन है। तो वो चीजें भारत जब तक नहीं करेगा, ये चीजें बदलने वाली नहीं है। आप न्यूट्रल रह के अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा कि कल की डेट में अगर हमारे साथ कुछ होता है तो आप न्यूट्रल रहेंगे। ये तो हमें पहले से तय है, बाकी चीजें तो बात की बात हो जाती है। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो भारत की जो स्टैंड है अपना विभिन्न देशों के प्रति, जिस तरह का स्टैंड भारत शो कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और वैश्विक स्तर पर कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। और भारत की विदेश नीति, कूटनीति को लेकर तमाम बातें जो लगातार उठ रही हैं, उसका भी अभी जवाब मिलना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है वर्तमान दौर में, जिस तरह से लगातार चीजें गड़बड़ सी दिखाई देती हैं। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे विदेश मंत्री हमारे हों, जिस तरह से वह अपनी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसने तो वैश्विक चुनौतियां लगातार सामने खड़ी कर दी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो भूमिका है, वह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वह लगातार कहीं ना असहज स्थिति प्रधानमंत्री मोदी और देश के लिए नीतियों के लिए सामने खड़ी कर रहे हैं। और G7 समिट में क्या निकल के आता है, ये आने वाले समय पता चलेगा। और जिस तरह से पूरे विषय को आपने परिभाषित किया है, G7 की जो महत्ता है या भारत के दृष्टिकोण से उसकी क्या मतलब है, इन सब विषयों को आपने बड़े विस्तार से उसको परिभाषित किया है। मुझे विश्वास भी है हमारे दर्शकों को चर्चा पसंद भी आएगी, और पूरा जो मुद्दा है उन्हें वो समझ में भी आएगा। और आपका मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज निर्णय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे समाज निर्णय अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।